गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इंडिया को अच्छे से जानते हैं, हमारी मदरलैंड है, हम अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन यूरोप के बारे में सिर्फ हमने मूवीज़ में कहीं भी देखा है, पर हम उसके बारे में जानते नहीं। पर ये कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, रिलैक्स। हम नेशनलिज्म इन यूरोप को भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि ये हमें नेशनलिज्म इन इंडिया जैसे ही लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक है। तो देखिए, नेशनलिज्म का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। नेशनलिज्म इंडिपेंडेंस, इंडिया होती तो इंडिया का, यूरोप है तो यूरोप का नेशनलिज्म मीन्स यूरोप की इंडिपेंडेंस। अब इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो बिगिनिंग में आएंगे कैरेक्टर्स, उनको हम पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेडरिक सोली, ठीक है ना। इनका क्या नाम है? फ्रेडरिक सोली। अब ये है कौन? देखिए, ये है फ्रेंच आर्टिस्ट। कौन है ये? फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, जब आप अपनी बुक का फ्रंट पेज देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको दिखाई देगा कि एक स्टेचू है, उसके सामने बहुत सारे लोग, एंजल्स, बहुत सारे मेन वुमेन चिल्ड्रन, सभी लोग क्या करने जा रहे हैं? एक ट्रेन की तरह होमेज, उस ट्रिब्यूट देने उस स्टेचू को जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फ्रेडरिक सोली है, ये चाहते हैं कि देयर शुड बी अ वर्ल्ड विथ इक्वालिटी। इस नेशनलिज्म का मतलब, इंडिपेंडेंस का मतलब हम सिंपली यही कहेंगे कि पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इक्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ के लिए इक्वालिटी चाहते हैं? यूरोप की। तो फ्रेडरिक सोली वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। वन वर्ड क्वेश्चन पूछा, हु वाज फ्रेडरिक सोली? फ्रेंच आर्टिस्ट। व्हाट वाज हिज रोल इन द नेशनलिज्म इन यूरोप? सो ही विजुअलाइज्ड द पेंटिंग, okay, painting, and he created a volumes means just like आप हैरी पॉटर सीरीज देखते हो, 1 2 3 4 लाइक दैट। तो 4 वॉल्यूम्स इन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू नेशनलिज्म को इलाबोरेट करने के लिए किया। अब अपनी बुक में हम कौन सा वॉल्यूम पढ़ रहे हैं? फर्स्ट। 4 वॉल्यूम्स इन्होंने बनाए, बट हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फर्स्ट वॉल्यूम, सही है ना। अभी हमें पता चला कि जो आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोली, उनकी 4 वॉल्यूम्स में से फर्स्ट वॉल्यूम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने इमेजिन क्या किया, ये चाहते क्या है? तो देखिए, ये चाहते हैं अपनी फर्स्ट वॉल्यूम में कि जो कंट्री है यूरोप, वो कैसी हो? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये कंट्री कैसी हो? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब सिंपली होता है द गवर्नमेंट शुड बी फॉर ऑल द पीपल। सारे लोगों के लिए एक ऐसी गवर्नेंस, जैसे हम पढ़ते हैं, सिंपल, सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है डेमोक्रेसी की, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ओके। तो अब देखिए, इस डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इनके 2 बेसिक एम हैं जो ये अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो अब वापस से पेंटिंग में आ जाते हैं। पेंटिंग में कहता है कि एक स्टेचू है, जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, उसके फर्स्ट हैंड में ऐसा उन्होंने किया हुआ है, तो उसकी फर्स्ट हैंड में टॉर्च है एंड सेकेंड हैंड में चार्टर है। जो टॉर्च है वो क्या कर रही है? इनलाइटनिंग। जो डार्कनेस है, डार्कनेस मीन्स अंधेरा नहीं कि लाइट बंद करो तो अंधेरा हो गया। डार्कनेस मीन्स हो रहा है इग्नोरेंस। जो पीपल नॉलेजेबल नहीं है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, तो वो जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जैसे हम ये मान लीजिए, ये जो ड्राइंग बना रहे हैं, उतनी क्लियर आपको नहीं समझ में आएगी। तो देखिए, ये इनकी फर्स्ट हैंड में जो है, ये देखिए टॉर्च है, और इनकी जो सेकेंड हैंड है, इस सेकेंड हैंड में इन्होंने क्या लिया हुआ है? बुक। बुक क्या है? मैग्ना कार्टा मीन्स राइट ऑफ मैन। जैसे हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे ही इनकी ये मैग्ना कार्टा राइट ऑफ मैन। तो ये बेसिक राइट्स दिलाना चाहते हैं सोसाइटी को। तो इन्होंने कहा कि जो पूरी सोसाइटी है वो समझ गई है कि हम किस तरीके की रूल में रह रहे हैं, तो हमें एक अच्छे रूल में जाना चाहिए। इसलिए पूरी कम्युनिटी उस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को ट्रिब्यूट करने जा रही है। सारी कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं, इवन गॉड जो है वो भी उन पे फ्लावर स्प्रिंकल कर रहे हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा सा इमेजिनेशन है, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली जा रही हैं। तो देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब हमने बता दिया कि इनलाइटनेस, सबको इक्वालिटी मिलेगी, एंड वो ऐसे ही हवा में नहीं होगा, रिटन, जैसे हमारे इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनलाइटनेस ला रहा है, प्लस लिखी हुई बातें हैं, मतलब हमें सारी चीज़ें ऑथेंटिकली प्रूव्ड हैं।
अब देन सोशल रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स तो सबको पता होता है रूल बाय पब्लिक, ठीक है ना। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, रूल बाय पब्लिक, जो इन्होंने पीपल ने लोगों को चूज किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सोशल मतलब पूरी सोसाइटी में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, हर कोई अपने व्यूज को रिप्रेजेंट कर सके, अपने तरीके से जी सके, ऐसा नहीं कि कोई हम पे रूल्स रेगुलेशंस जबरदस्ती लाद दे और हमें उसे मानना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी पूरे नेशन में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था, डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों इतने सारे वॉल्यूम्स हैं, क्यों, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूटिस्ट है, ठीक है ना, ये जो एब्सोल्यूटिस्ट है आपकी बुक के कीवर्ड में लिखा हुआ है, एब्सोल्यूटिस्ट हु आर द पर्सन हु रूल एब्सोल्युटली। जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप बोलते ना एब्सोल्युटली फाइन, मतलब 100% आप श्योर हो यू विल डू दैट। तो यहाँ पे क्या है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग रूल चाहते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन सब कुछ वही है, लोगों का किसी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कम्युनिटी अच्छे से जी रही है, सांस ले रही है, नहीं। जैसे अब अगर मैं बार बार एग्जांपल किम जोंग का देती हूँ तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, क्योंकि वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। इन केस अगर हमने ये पता चला कि कोरोना है तो हमारी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज देती है, उसे पता चला कि इतनी कम्युनिटी को कोरोना है तो वो उनको सूट करा देगा। तो इस तरीके से एब्सोल्यूटिस्ट कम्युनिटी इनको जीने का, इनको रहने का, स्टडीज का किसी भी तरीके का राइट्स नहीं दे रहा था। इसलिए अब लोग क्या चाहते हैं कि उनको क्या मिले, नेशन स्टेट, ठीक है ना। नेशन स्टेट क्या है, अब देखो ये हमारा, हमने इसीलिए सीरियल से लिखा हुआ है कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम पढ़ेंगे जिससे किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो। अब इसके बाद एब्सोल्यूटिस्ट ने इन्हें परेशान किया, द पर्सन हु रूल एब्सोल्युटली विदाउट थिंकिंग अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में सोचना नहीं, सब कुछ उनको ही चाहिए। तो अब जो ये पीपल है सोशल एंड डेमोक्रेसी मानने वाले, वो कैसा चाहते हैं आइडिया, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट कैसा है, अब इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज द नेशन स्टेट, ठीक है ना। तो द स्टेट वेयर पीपल डिमांडेड राइट्स फॉर ऑल, ऑल में कैसे, कॉमन कल्चर, आइडेंटिटी, means the belongings of one common community, they should be equally independent on particular area। means अगर कोई एक कल्चर, एक कम्युनिटी है वो पूरा तरीके से इंडिपेंडेंट हो, कोई प्रेशर ना हो, किसी तरीके का उन पे कमांड ना हो कि किसी दूसरे की कमांड पे वो काम करें, वो इक्वली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जो हमारा बिगिनिंग है नेशनलिज्म इन यूरोप का, ये इतना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे। Yes students, so the new topic is French Revolution, means there is a heading role of French Revolution in nationalism in Europe। okay, so the most important thing कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे इंडिया में अभी बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी जो कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली है, तो कुछ भी अगर पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं न्यू दिल्ली से होते हैं और फिर वो पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप का फर्स्ट रिवॉल्यूशन, जैसे हमारे इंडिया का रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिनिंग है, तो उस तरीके से यूरोप की जो नेशनलिज्म है उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंपॉर्टेंट रोल किया, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट क्या है, आपने 9th में पढ़ा है, 14 जुलाई 1789, क्लियर ना, 14 जुलाई 1789। अब ये वो डेट है जहाँ से पूरे यूरोप के लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको 9th में थोड़ा समय ले जाऊंगी, अगर हम 9th का इतना थोड़ा सा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट देखिए, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट, ये तीन चीजें अगर हमने क्लियर कर ली ना तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रोल ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ई स्टेट में कौन आ रहा था, क्लर्जी। क्लर्जी कौन है, पोप्स, जो क्रिश्चियनिटी होती है उनके जो कैथलिक्स हेड होते हैं उनको क्लर्जी बोलते हैं। मीन्स पूरी कंट्री पे उन्हीं का ही रूल था, वो जो बोले सब कुछ सही है। फिर सेकेंड ई स्टेट में कौन से आ रहे हैं, नोबिलिटी।
नोबिलिटी मीन्स रॉयल फैमिली, ठीक है, किंग क्वींस जितने भी हैं वही सब आ रहे हैं। और थर्ड ही स्टेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसमें कौन कौन आ रहे थे? बिजनेसमैन, सेकेंड में कौन आ रहा था? रिच पीजेंट्स, थर्ड में कौन आ रहा था? पुअर पीजेंट्स, मतलब वर्किंग। तो अब देखिए काम सबको इक्वल होना चाहिए, बट फर्स्ट एंड सेकेंड दे एंजॉय एवरीथिंग, सब कुछ वही एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड स्टेट है सारा बर्डन इनके ऊपर है। कोई राइट्स नहीं, कोई तरीके की फैसिलिटीज नहीं, बस ये काम करेंगे, पैसे देंगे, दैट्स इट। तो ये जो कम्युनिटी है इन्होंने डिमांड किया इक्वालिटी। किन्होंने डिमांड किया? इस कम्युनिटी में, थर्ड स्टेट की कम्युनिटी में। यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल बास्टिल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कम्युनिटी जो है इक्वालिटी चाहती है। अब यहाँ पे इक्वालिटी किस तरीके की नहीं है, यहाँ पे ना उनको वोटिंग राइट है, क्योंकि उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव कौन है? जिनको वोट देने का राइट्स है। कौन वोट दे सकते हैं? दोज हु आर रिच पीपल, इवन दे हैड द वर्किंग चार्जेस ऑफ 3 डेज। मतलब अगर उनके पास पैसे नहीं है तो एटलीस्ट अगर उनके पास 3 डेज का सैलरी है तो वो वोट डाल सकते हैं। पैसिव में कौन आता है? जिनके पास कोई पैसे नहीं है, एंड वुमेन, वुमेन को तो कोई राइट्स दिए ही नहीं गए थे। तो इस तरीके से आप देखोगे इन्होंने मीन्स थर्ड कैटेगरी ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्ट्रगल किया और वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो किस तरीके की इंडिपेंडेंस चाहते हैं? वो चाहते हैं पूरी कंट्री, जैसे वहाँ पे आपने रॉबर्सपियर याद होगा, जो रॉबर्सपियर जैकोबिन्स क्लब के हेड हैं, उन्होंने क्या किया था कि व्हाइट फ्लोर को फॉरबिडन हटाया था सोसाइटी से। लेकिन यहाँ पे ला पैट्रिक का मतलब क्या है? फादरलैंड। जैसे हम अपनी कंट्री को मदरलैंड बोलते हैं, तो उनके लिए फ्रेंच जो नेशन है वो उनका फादरलैंड है। अब ये नहीं कि ये किंग्स का है, फर्स्ट का है, नोबिलिटी का है, ऐसे नहीं। वो चाहते हैं कि ला पैट्रिक, पूरी कंट्री के एक वर्ड हो, कॉमन आइडेंटिटी, दैट इज ला पैट्रिक मीन्स फादरलैंड, एंड ली सिटोन मीन्स पूरी पीपल जो है वो एक ही कॉमन आइडेंटिटी से जाने जाएं, वो है सिटीजन। ऐसा नहीं कोई सर मैडम, क्या था कि जो नोबेलिटीज है उनको सर बोलना है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज देनी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कॉमन सिटीजन हो जाए, जिसमें कोई भी सुपीरियर इन्फीरियर जैसा ना हो। तो इस तरीके की डिमांड को ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फॉरवर्ड किया, एंड देन इनकी डिमांड चलती रही। इनके बहुत सारे हेल्पर्स थे, जैसे फिलोसफर्स रहे हैं, जीन जैक रूसो जिन्होंने बुक लिखी सोशल कॉन्टैक्ट, माउंटेस्क्यू, ठीक है, जिन्होंने लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, जीन जैक रूसो उनका पूरा नाम है। एंड तो इस तरीके से उन्होंने इक्वालिटी सोसाइटी में दिलाने के राइट्स दिए। अब ये तो फिलोसफर्स का हो गया, थर्ड कम्युनिटी का हो गया, लेकिन इन सब के बाद भी एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत ही एनर्जाइज कर दिया। वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्टे का जो रूलिंग पीरियड दिखाता है 1804 से 1850, ठीक है। 1804 में क्राउन्ड हिमसेल्फ एज अ डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, एंड इन 1815 ही डिफीटेड एट वाटरलू बाय विलियमसन, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम बर्बन डायनेस्टी, लुइस 16 जिसको हमने पढ़ा वो बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था, तो उन्होंने डिफीट किया। एंड देन उनको मीन्स नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में विलियमसन जो है वो बर्बन डायनेस्टी के थे, उन्होंने डिफीट किया कलेक्टिवली, एक्चुअली सिंगल किसी ने नहीं किया। तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट हुई। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ डिक्टेटर। आप इमेजिन करिए, जब मैं किम जोन के बारे में बोलती हूँ तो नोबडी, इवन कोई भी नहीं चाहेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट मीन्स किम जोन हमारी कंट्री में आए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ डिक्टेटर। लेकिन हर कोई चाहता था कि ही विल बी आवर रूलर, मतलब आगे भी वो काम करते रहे। क्यों ऐसा करते रहे? क्योंकि वो सोसाइटी के लिए बहुत सिस्टमैटिक टास्क इंट्रोड्यूस करते थे, बीइंग अ डिक्टेटर। अब उन्होंने जो टास्क किया, उन्होंने जो काम किया, उसको एक नाम दिया गया सिविल कोड, ठीक है ना। और सिविल कोड का ही दूसरा नाम नेपोलियनिक कोड भी था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज सिविल कोड, तो नेपोलियनिक कोड। व्हाट इज नेपोलियनिक कोड? सिविल कोड। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1804। means as soon as he crowned himself as an emperor, as a dictator of France, he has introduced civil code. clear ना? अब वो सिविल कोड है क्या, क्योंकि 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। तो सिविल कोड क्या है कि जो पूरे सिविल, जैसे नाम से क्लियर होता है, सिविल मीन्स सिविलियन, तो पूरे सिविलियन के लिए, पूरी कंट्री के लिए, जैसे ये लास्ट अटॉर्नी है ना, तो पूरी कंट्री के लिए जो राइट्स होने चाहिए वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब उस सिविल कोड में आता क्या क्या है, देखिए नेपोलियनिक कोड में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, बिगिनिंग में आप लिखोगे कि सिविल कोड is also known as Napoleonic Code, या Napoleonic Code is also known as Civic Code. It was introduced by Napoleon Bonaparte in 1804.
फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस। अब क्या इसके अंदर आते हैं, देखिए एज सुन एज ही बिकम एम्परर, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने वापस दिला दिए। किससे दिला दिया, अगेन गिवन लैंड बैक टू द टिलर्स। टिलर्स मीन्स पीजेंट, जो खुदाई करते हैं, खेतों पे काम करते हैं, बिकॉज ऑल प्रॉपर्टी रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द सेकेंड स्टेट नोबिलिटी। तो उन्होंने वापस से उस प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, रीडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स उन्होंने फार्मर्स को अपनी प्रॉपर्टी, अपने खेतों पे अभी सिर्फ काम करते थे, उस खेत के उन्होंने उनको मालिक भी बना दिया, ठीक। उसके बाद जो फेडुअल सिस्टम्स है, फेडुअल मीन्स क्या होता है, देखिए फेडुअल ड्यूज एंड जो फ्यूडल ड्यूज एंड सिस्टम क्या है, जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, जमींदार जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। फ्यूडल्स क्या है, जमींदार, जो लैंड लॉर्ड होते हैं, अपने खेतों पे काम करने के लोगों को हायर करते हैं। तो उनको क्या होता था कि वो लोगों को अपने रेंट पे रखते थे एंड मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन करते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले प्रॉपर्टी उन्हें दिलाई, देन फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने अबोलिश कर दिया, हटा दिया, एंड उसके बाद उन्होंने सर्फ क्या है, रिच पीजेंट्स। अगर आपसे कोई पूछा जाए, SERF, सर्फ क्या है, वो क्या है, रिच पीजेंट्स। इन्हीं को जब आप रशिया में पढ़ेंगे तो कुलक्स कहा गया है। रिच पीजेंट्री क्लास को फ्रेंच में सर्फ एंड रशिया में कुलक्स कहा गया है। तो देखिए इनको इन्होंने सर्फडम को अबोलिश कर दिया, मीन्स अब जो प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के हैंड में है, अब वो रूल करता है, फार्मर्स को हटा दिया। प्लस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो सोसाइटी किसी एक कम्युनिटी को बेसिकली, जैसे अभी आप देखें कि हर जगह प्रधानमंत्री सड़क योजना है, हर जगह RCC वगैरह कॉन्क्रीट रोड्स हैं, तो उस तरीके का इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दिया। मीन्स कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पेस, किसी भी जगह पे जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब पूरी एरिया से एक दूसरे से कनेक्टेड है। देन उन्होंने सबसे जो बेहतर काम किया वो क्या था, यूनिफॉर्म सिस्टम एज पर द वेटेज, मतलब जो जिस रैंक है, जैसे आप देखिए किसी के पेरेंट्स इंजीनियर, देन वर्कर, देन ऐसे, तो उनकी अलग कलर की कैप होती है, अलग तरह की यूनिफॉर्म होती है। तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिस्टम एज पर द वेटेज, जिस तरीके का वो काम करते हैं सोसाइटी में, उस तरीके को उनको यूनिफॉर्म सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। इवन डेसिमल सिस्टम, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, वो किसके लिए किया है, वो उन्होंने जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि सैलरी प्रॉपरली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर ना। तो ये सिविल एंड नेपोलियनिक कोड है स्टूडेंट्स। अब इसे आप अच्छे से याद करिएगा एक बार। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप ऑलरेडी हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेशनलिज्म इन यूरोप में रोल है। तो आप पूछो क्या रोल है, भाई इन्होंने तो फ्रांस के लिए किया, क्यों, क्योंकि फ्रांस पूरी ही उसका सेंटर है रिवॉल्यूशन का। तो जब एक जगह के लोग वाइब्रेट होते हैं तो वो पूरी जगह पॉजिटिव वाइब सेंड करते हैं। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इतनी सारी चीज़ें की तो ये जो फोर्सेस हैं उनको हर्विंगर कहा जाता था। हर्विंगर मीन्स होता है एंजिन। लेकिन जैसे जैसे ही अब डिजायर्स तो हर किसी के अंदर आती हैं। सपोज अभी ये फ्रांस है, अब ये फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट रूल करता है। अब उसकी नेबरिंग में जो जर्मनी है, इधर इटली है, तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड मतलब जो जर्मनी, इटली, इनको ये कैप्चर करना इसने स्टार्ट कर दिया। जब इसने अपने ही नेबर्स को, पहले इसे हर्विंगर कहा जाता था, लेकिन जैसे इसने अपनी सराउंडिंग्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया तो इसे इन्वेडिंग फोर्सेस कहा जाता था, जीतने वाली फोर्सेस, और लोगों ने इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये मैसेज तो लोगों तक पहुंचा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन कुछ इसकी जो फॉल्ट्स थी, जैसे इसने स्लेवरी री इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जैकोबिन्स क्लब ने स्लेवरी को बैन किया था, लेकिन इसने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया। सेंसरशिप ले आया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि बैन ऑन मीडिया। अभी आपके न्यूज़पेपर में सॉरी एक्सक्यूज मी करके आता है ना, लेकिन जहाँ पे सेंसरशिप होता है वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसने जो फॉल्ट्स थी वो यही थी कि उसने नेबरिंग कंट्रीज़ को इन्वाइट करना जीतना स्टार्ट किया, प्लस सेंसरशिप लगा दिया, प्लस स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया। फिर लोगों की इमेज धीरे धीरे, इसकी इमेज लोगों के ऊपर से बदलने लगी, एंड अब उन्होंने फ्रांस में दूसरे चेंज को वेलकम किया, एंड दैट वाज द अगेन बर्बन डायनेस्टी। बट अब तक जो लोगों की थॉट्स हैं
वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, अब लोग गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक इंडिपेंडेंस की सीरीज स्टार्ट हुई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।